देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और भक्त मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। और जन्माष्टमी के एक दिन बाद दही हांडी का जो उत्साह है उसमें भी पूरा देश सराबोर है, डूबा हुआ है। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी और दही हांडी के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई में फिलहाल बारिश जरूर हो रही है, लेकिन भक्तों के उत्साह में, गोविंदाओं की टोली में, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं। बारिश के बीच मुंबई में दही हांडी उत्सव को लेकर लोगों में एक अलग किस्म का ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे सहयोगी नीलेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे लाइव तस्वीरों के जरिए कि इस वक्त मुंबई में किस तरह का माहौल है। कहां पर हैं आप नीलेश और क्या माहौल है? जी, इस वक्त मैं मुंबई के वर्ली इलाके में हूँ और जम्बूरी मैदान में मेरी मौजूदगी है। यहाँ हम सुबह से मौजूद हैं, लेकिन सुबह से जो एक चीज़ हमें समानांतर देखने मिली है वो है जो गोविंदा पथक है उनका उत्साह। कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं, जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नरेश आपको दिखा रहे हैं, उससे साफ आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि ये तस्वीरें मुंबई से क्यों ज़्यादा खास हो जाती हैं। क्योंकि 8 घंटे से ज़्यादा वक्त जो है बीत चुका है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है मुंबई शहर के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन ना सिर्फ मुंबई बल्कि अन्य जिलों के भी जो गोविंदा पथक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। करीब 590 से ज़्यादा जो गोविंदा पथक हैं अलग अलग पंडालों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनका लक्ष्य है हवा में, आसमान में तैरती हुई वो जो दही हांडी आपको नजर आ रही होगी, वो इनका लक्ष्य बना हुआ है। कई सारे जो गुट हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब तक सभी असफल हुए। अब तक अभी सभी असफल नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके चलते भी उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। और ग्राउंड में जो मौजूदगी है, जिस तरीके से उत्साह देखने मिल रहा है, उसे देख ही अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बिना मटकी फूटे ये जो गोविंदा पथक है वहाँ घर नहीं लौटने वाले हैं। बिना इनाम की राशि तो मिलने ही वाली है, लेकिन बिना भगवान कृष्ण की जो प्रसाद है उससे ग्रहण किए ये गोविंदा पथक लौटने नहीं वाले हैं। ना सिर्फ इस मैदान बल्कि इस मैदान के बाहर भी एक बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, जो आम लोग हैं, वो इस खास मौके को विटनेस करने के लिए शहर भर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि इस दही हांडी के एक धार्मिक और जो आस्था है वो भी बरकरार है, लेकिन जो राजनीतिक मायने हैं वो भी इस मैदान में देखने मिलते हैं। क्योंकि वर्ली इलाका है क्योंकि आदित्य ठाकरे का विधायकी क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर भाजपा द्वारा इस तरीके का बड़ा आयोजन हो रहा है। वहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संकेत है वो भी देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो जोश उत्साह है वो लगातार बीते कई घंटों से हमें इस पंडाल में, इस ग्राउंड में हमें देखने मिल रहा है। और 10 बजे का वक्त रखा गया है, क्योंकि जो कानूनी बाधाएं हैं उसको रखते हुए 10 बजे की जो अंतिम सीमा है वो रखी गई है। और उस दरमियान 10 लेयर ऑफ ह्यूमन पिरामिड बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। हमारी मौजूदगी में 7 लेयर ऑफ ह्यूमन पिरामिड बनाने में सफलता मिली है। अब देखने वाली स्थिति होगी कि क्या वो जो टारगेट है, यानी 10 लेयर ऑफ ह्यूमन पिरामिड, उसे कब तक जो गोविंदा पथक है वो प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। लोग आते हैं, ये ग्रुप्स जो हैं ये कहाँ से आते हैं, किस तरह की तैयारियां होती हैं? इनकी तैयारी देख के कई बार ऐसा भी लगता है नीलेश कि ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बड़े एथलीट लोग हैं। तो कौन लोग होते हैं? आपकी बात भी हो रही होगी उनसे, जरा हमारे दर्शकों को ये रोचक बातें जरा बताएं। जी बिल्कुल, आपको ये जानकारी हैरानी होगी कि गोविंदा का जो ये पूरा इवेंट है वो महज एक दिन का होता है, लेकिन इसकी तैयारी में जो हमारे खिलाड़ी है गोविंदा पथक है वो अपना साल भर व्यतीत करते हैं। और यही कारण है कि राज्य सरकार ने उनकी मेहनत को देखते हुए अब दही हांडी को एक बतौर स्पोर्ट उसे मान्यता दी है। और इसकी जो कहें कि सब्सिडी है वो उन्हें आने वाले दिनों में जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सरकारी नौकरी में अप्लाई करते हैं, तो उन्हें काफ़ी हद तक कंसेशन भी प्राप्त होता है। अलग अलग क्षेत्रों से जो गोविंदा पथक है यहाँ पहुँच रहे हैं। ना सिर्फ मुंबई बल्कि थाने और कई जो गोविंदा पथक है वो पालघर के हिस्से से भी यहाँ आज मुंबई वर्ली पहुँचे हैं और लगातार सुबह से ही प्रयासरत जुटे हुए हैं। एक बेजोड़ जो स्टैमिना है, जो स्ट्रेंथ है, वो इन खिलाड़ियों में देखने मिलती है। आप समझ पाएंगे कि 10 लेयर ऑफ ह्यूमन पिरामिड यानी करीबन 50 फीट की ऊंचाई तक हासिल कर पाना
बनाने के लिए कितनी ज़्यादा काबिलियत है, कितना टीम वर्क आपको लगता है, कितने कहीं की स्टैमिना, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी आपको लगती है कि जब आप अपनी ऊंचाई से गिरते हैं उसके बावजूद एक तालमेल बिठाते हुए अपने टीममेट्स को सहयोग करते हुए आप उन्हें धीरे से नीचे लैंड करवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बेहद कौशलतापूर्वक जो कौशल है वो प्रदर्शित करते हुए गोविंदा पथक नजर आते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। फूलों की होलियां खेली मुंबई के जाती हैं। थाने से इस वक्त कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थाने में क्या माहौल है वर्ली के बाद, जरा ये भी देख लेते हैं। कपिल, ओवर टू यू, जरा बताएं वहां किस तरह का माहौल है और वहां पर कोई कन्हैया मटकी फोड़ पाया? कपिल, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो जरा वहां का नजारा बताएं, जरा एक्सप्लेन करें दर्शकों को कि किस तरह का उत्साह है वहां। मुझे लगता है कि कपिल, क्योंकि वहां पर संगीत का शोर बहुत ज्यादा है, हर कोई उस संगीत में डूबा हुआ है, आवाज़ संभवतः कपिल तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन कपिल के पीछे अगर आप देख पाए हों, संगीत के ज़रिए अगर आप साध पाए हों वहाँ के माहौल को, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह का माहौल है आज पूरे मुंबई में। और जैसा नीलेश भी बता रहे थे कि अलग अलग पथक जो हैं, गोविंदा पथक आए हुए हैं और ये गोविंदा पथक जो हैं ये 10 लेयर ऑफ ह्यूमन की बनाने की कोशिश में है, यानी कि एक के ऊपर एक 10 लेयर्स जब बनेंगी तब जाकर वो हांडी तक पहुंचेंगे। अभी तक 7 ही हुए हैं वर्ली में। थाने का भी हम लेंगे जायज़ा कि वहाँ तक कितने गोविंदा पथकों की जो लेयर है कहाँ तक पहुँची। लेकिन इस बीच हमने अपने जी बिजनेस के दर्शकों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा है। आज हमने एक छोटा सा दही हांडी का आयोजन जी बिजनेस के न्यूज़ रूम में भी किया है और न्यूज़ रूम में इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं। हमारी अपनी गोविंदा पथक भी वहाँ पर है और उसको बखूबी बताने के लिए मेरे सहयोगी सौरभ पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जरा बताएं जी बिजनेस का गोविंदा पथक किस तरह से उत्साह से मना रहा है ये दही हांडी का उत्सव? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है कृष्ण जन्मोत्सव के बाद जो है देश भर में दही हांडी और जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, मुंबई की दही हांडी खासकर बहुत से ज़्यादा विशेष मानी जाती है। ऐसे में जो है हम सुबह से जो है काम पर लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे कॉलीग्स हैं, जो सहयोगी हैं, वो भी यहाँ पर जो है एक दही हांडी जो है वो लगाए हैं ताकि जो पूरा जश्न का जो माहौल है वो ना सिर्फ सड़कों पर और पंडालों में दिखे, वो ऑफिस में भी दिखे। तो आइए सीधा हम अपने सहयोगियों से ही बात करते हैं कि उन्हें फिलहाल कैसा लग रहा है। स्वाति, आप बताइए कि कैसा लग रहा है घर से बाहर रहकर काम करते हुए ऑफिस के अंदर दही हांडी मनाना? बहुत अच्छा लग रहा है। छुट्टी के दिन भी काम पे आता है, लेकिन ऑफिस में ही दही हांडी बना के बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है? मुंबई में धूमधाम का माहौल है, हम ऑफिस में भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप देख रहे हो। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत मजा आ रहा है क्योंकि बाहर भी सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम ऑफिस में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैम, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही जोश लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो उत्साह है ना सिर्फ हमारे महिला सहयोगियों में है, बल्कि हमारे पुरुष जो है वो भी इसमें पीछे नहीं है। सर, जो आप गाना गाने में और जोर से अगर आप गा के सुनाएं तो और अच्छा लगेगा। गोविंदा रे गोपाळा, यशोदेच्या तान्या बाळा, गोविंदा रे गोपाळा, तुझ्या घरात नाही पाणी, घागर उताणी रे गोपाळा। तो दीपक जी, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो न्यूज़ रूम है वो पूरी तरह से जो है जी बिजनेस की हांडी तोड़ने के लिए तैयार है और आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो हमारे महिला सहयोगी हैं वो आकर जो है अब इस हांडी को जो है फोड़ने की तैयारी करेंगी। बली की जय, बली की जय, बली की जय, बली की जय। ये हांडी पर इससे ज्यादा खूबसूरत क्या होगा कि जी बिजनेस के न्यूज रूम के भीतर ही इतना शानदार उत्सव मनाया जा रहा है। खास तरीके से तो हर कोई मनाता है। आज हमने बाहर भी देखा था कि महिलाओं की टोली जो है
वो मुंबई की सड़कों पर मां काली का रूप धारण किए हुए निर्भया महिला गोविंदा पथक नाम से धारण कर रही थी मां काली का रूप। और आज हमारे न्यूज रूम के भीतर भी जो हमारी महिला शक्ति, जो मातृ शक्ति है हमारी, वही हांडी फोड़ने की कोशिश करती हुई ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से बनाई जा रही है ताकि ये जो मटकी फोड़ने की जो तैयारी है वो पूरी की जा सके। और हमारे जो भी कॉलीग्स हैं, आप देख पा रहे हैं इस विजुअल्स के जरिए, वो जो है एक साथ अभी मिलकर जो है इस हांडी को फोड़ने की तैयारी में जुट रही हैं। और आप देख पाएंगे विजुअल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है दही हांडी फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो जी मीडिया, जो जी बिजनेस की जो हांडी है वो जो है इस बार हम देख पा रहे हैं। सौरभ, इसकी तैयारी हुई थी पहले से? यूनिटी देख पा रहे हैं, जो ये पहले से तैयारी हुई थी या ये अचानक से प्लान बन गया ये ह्यूमन पिरामिड बनाने का? जिन्हें हम गोपाला भी कहते हैं, वो यहाँ पर अब आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और देख पा रहे हैं कि जो हांडी फोड़ने की तैयारी है वो जो है लगभग शुरू हो चुकी है। और दिखाना चाहेंगे अपने विजुअल्स के माध्यम से कि किस तरह से जो है यहाँ पर सब जुटे हुए हैं और अपनी हांडी फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सौरभ, मैं ये कह रहा था कि ये ह्यूमन पिरामिड बनाने की तैयारी पहले से थी या ये अचानक से प्लान बना? ये तो देखिए, सबसे पहला जो बेस होता है, बेस बनने की तैयारी हो चुकी है, बेस बना चुके हैं। इसके बाद अरे वाह, देखिए ये रही हमारी हांडी। और आप देख पा रहे हैं क्या बात। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखिए, वर्ली और थाने में अभी कोई मटकी फोड़ नहीं पाया कान्हा, लेकिन जी बिजनेस की महिला जो शक्ति है, हमारी मातृ शक्ति है, उसने मटकी फोड़ने में कामयाबी हासिल की। और सदियों से चली आ रही ये दही हांडी की परंपरा, इसका एक छोटा सा प्रतीकात्मक रूप हमने अपने दर्शकों के लिए सरप्राइज के तौर पर रखा था। बहुत ही शानदार विहंगम दृश्य आपने अभी देखा जी बिजनेस के न्यूज रूम से। अब चलते हैं जरा थाने और वहां पर देखते हैं कि किस तरह से परंपरा का आयोजन हो रहा है। थाने में मेरे सहयोगी कपिल हमारे साथ हैं। कपिल, बताइए वहां क्या माहौल है? माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता का ठाण्यामध्ये ही दहीहंडी आहे। ठाण्याची ही एकनाश इसी के चल जो धूम देख रहे हैं आप, वो मुख्यमंत्री की दहीहंडी की धूम है। थाने में करीबन 450 जो मंडल है जो इस तरह के दहीहंडी बना रहे हैं, और मुंबई में कुछ करीबन 500 मंडल इस तरह की दहीहंडी बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन से यहाँ पे गर्मी थी, बहुत धूप था, लेकिन आज मात्र बारिश ने हाजिरी लगाई है। बारिश यहाँ पे देख रही है, बारिश का मौसम था सुबह से, जिसके चलते दहीहंडी जो गोपाला है, और दहीहंडी गोपाला और जो बारिश, इसका एक अलग गणित है, अलग एक सम्मिश्रण है, जिसके चलते लोग बहुत खुश होते हैं, जो गोपाल के अलग खुश होते हैं। और सुबह से यहाँ पे बारिश थी, एक अलग माहौल था। अभी भी कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा एक माहौल है। थाने की तरह मुंबई में इस तरह की धूम है। हर जगह, हर गोविंदा पथक पे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जो राजकीय नेता है वो आ रहे हैं। कुछ ही समय में यहाँ पे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है वो हाजिरी लगाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो धूम है ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है क्योंकि जो गोविंदा पथक यहाँ पे आ रहे हैं, जो गोविंदा आ रहे हैं, उनके 10 लाख का जो बीमा है वो सरकार की तरफ से किया गया है। ये सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में प्रो गोविंदा नामक एक स्पोर्ट्स चालू किया गया है, जिसके चलते ये साल से ये प्रो गोविंदा चालू किया गया, जिसके चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका इस तमाम जानकारी और इन विजुअल्स को पहुंचाने के लिए। तो जाते जाते भी आप थोड़ा दीदार करें ये गोविंदाओं की टोली, ये ह्यूमन पिरामिड बनाकर हांडी फोड़ने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हुए। और आज मुंबई में जगह जगह यही आप रंग देखेंगे, न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग कोनों में दही हांडी का आयोजन किया गया है। और हर किसी टोली का, हर किसी कान्हा का एक ही मन कि वो मटकी फोड़ें और इस पारंपरिक सदियों से चली आ रही इस शानदार परंपरा को निभाएं। ये थी हमारी कवर स्टोरी।
और आइए अब जरा G20 की बात कर लें। G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा मुद्दा रहेगा और ये सब मुमकिन हुआ है भारत के प्रयासों से, भारत की स्ट्रैटेजी से। भारत के ठोस तर्कों के बाद कुछ देशों ने शुरुआती रूप में थोड़ी झिझक तो दिखाई, लेकिन अब अधिकांश देश इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गए हैं और भारत क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे को, क्योंकि लंबे समय से उठाता रहा है, इस पर बखूबी काम किया। अलग अलग फोरम्स पर, चाहे वो G20 से रिलेटेड रही हो या फिर अलग फोरम्स रहे हों, हर जगह हमने एक क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की वकालत हमेशा की और उसी वकालत को हमने आगे बढ़ाया, पुख्ता तरीके से, पुरजोर तरीके से G20 में उठाया और अब ये कामयाबी हमें मिली है कि अब एक साझा फ्रेमवर्क बनाने पर G20 के देश सहमत हो गए हैं। बाकायदा IMF और FSB, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इन्होंने जो एक पेपर बनाया था इस पर, वो भी अब साझा कर दिया गया है और उसमें क्या क्या है उस पेपर में, वो भी हम आपके साथ डिटेल्स को शेयर करेंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे को जो भारत ने उठाया है, इसे बड़ी जीत के तौर पर माना जा रहा है। G20 देश क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क यानी कि वैश्विक ढांचे को बनाए जाने पर सहमत हुए हैं। जैसा कि हमने बताया कि सिंथेसिस पेपर जो IMF और FSB की तरफ से बनाया गया था, वो अब दे दिया गया है, सबमिट कर दिया गया है और इसके साथ ही इसके लिए एक व्यापक ढांचा विकसित भी करने की कोशिश की गई है। इस विषय पर बाकी चर्चा G20 की बैठक में भी होगी, जिस दिन मेन जो मीटिंग्स हैं उनमें होगी, उन पर मंथन भी होगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि एक मंच पर एक राय होना एक ग्लोबल फ्रेमवर्क के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ हैं। बग्गा सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप कुर्ते में। आपको जन्माष्टमी की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो हम कह रहे थे कि बहुत सारे नानुकुर हैं, स्वाभाविक रूप से G20 का मंच ही ऐसा है कि कुछ मुद्दों पर एक राय बना पाना बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन G20 पर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क जो सपना संजोया भारत ने, उस पर अब सहमति आ रही है, सब बातचीत करने को तैयार हैं, ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने को तैयार हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप सर इसे मानते हैं भारत के लिए? ये इस G20 की अध्यक्षता का बहुत ही चरम सीमा का उपलब्धि होगा दीपक जी। और हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी ने भी ग्लोबल फिनटेक समिट को संबोधित करते हुए इसकी तरफ इशारा जरूर किया कि देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक कंट्री नहीं, एक राष्ट्र उसको रेगुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा ग्लोबल एक जरिया है लोगों का इन्वेस्ट करने का। तो जब तक आम सहमति ना हो जाए पहले G20 के अंदर और फिर बड़े 180 जो देश हैं विश्व के, सबके हस्ताक्षर हो जाए, तभी आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं। ऑफशोर एरियाज जो है, ऑफशोर बैंकिंग के जो एरियाज है जहां पे ये क्रिप्टो एक्सचेंज बेस्ड होते हैं, ताकि उनको रेगुलेट ना किया जा सके, उनको भी इसमें पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी। तो भारत ने एक बहुत अच्छी तरह से एक सिस्टमैटिक वे में दीपक जी ये डिस्कशन पेपर पारित किया है। IMF और FSB का 53 पेज का पेपर है। ये पूरा एक ढांचा बनाता है कि किस तरह से कोई देश इसको एग्जामिन कर पाता है। अब इस पे कॉमनैलिटी पे हमें हस्ताक्षर चाहिए होंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। पहले G20 इसको पारित करेगा, फिर नॉन G20 देशों की तरफ जाना पड़ेगा और ये कंडीशन रखी जाएगी कि इतना मिनिमम आप रेगुलेशन करिए, इसके ऊपर आप करना चाहे रेगुलेशन या इसको बैन भी करना चाहे तो वो आम राष्ट्र की सॉवरेनिटी है, उनका पार्लियामेंट जो तय करेगा वही होगा। तो अगर आप उसमें ना अपने सिटीजन्स को ना अलाउ करना चाहे, वो भी आपको अलाउ होगा। तो इतना मिनिमम बनाया जाएगा और उसके ऊपर आपको जो भी और सख्ती लगानी है वो हर देश के लिए अवेलेबल होगा जी। और इस सिंथेसिस पेपर में एक महत्वपूर्ण बात जो हाईलाइटेड बात है सर, वो ये भी वो कह रहे हैं कि टोटल बैन टफ होगा इन्फोर्स करने के लिए। तो ये एक व्यावहारिक अप्रोच है। भारत भी ये जानता है कि टोटल बैन
तो पूरी तरह से प्रतिबंध करना तो नहीं है, लेकिन इसको एक ऐसे रूप में रेगुलेट किया जाए कि एक आम उपभोक्ता का, निवेशक का पैसा सुरक्षित रहे और साथ ही साथ में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर फंडिंग और जो दूसरे थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। तो ये अप्रोच कैसे देखते हैं आप इस पेपर में, जिसमें टोटल बैन को टफ बताया गया एनफोर्स करने के लिए? जी बिल्कुल, 2019 में जब हमारे पार्लियामेंट के सामने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की भी बात की गई थी, निर्मला जी ने यही कहा था कि एक देश केवल इसको रेगुलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर है। और दीपक जी आप देखिए, जी बिजनेस पे आपने मुहिम छेड़ी थी चाइनीज लोन एप्स की, और जब हमारा ईडी उनको ढूंढने गया तो यही दिखा कि हवाला से इन लोगों ने बिटकॉइन खरीदे या और क्रिप्टो खरीदे और वो फिर देश से बाहर ले गए। तो ये पहले ही जो टेररिस्ट हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, ड्रग डीलर्स हैं, जो भी इस तरह के दुष्कार्य करने वाले लोग हैं, वो पहले तकनीक को अपना लेते हैं। आप देखें तो मेरे को और आपको क्या जरूरत है क्रिप्टो करेंसी की? कोई जरूरत नहीं है। इसके फंडामेंटल कुछ नहीं है। यही है कि अगर ज्यादा लोग खरीदते रहेंगे, कीमतें बढ़ती रहेंगी। जिस दिन बिकवाली आ गई या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आके कह देगा ट्विटर पे कि भाई मैं बेच रहा हूं, ये गिर जाते हैं। तो फंडामेंटल कुछ नहीं है, बट लोगों को इसमें रुचि है और ये इंटरनेशनली क्रॉस बॉर्डर वे में एक एसेट क्लास बनती जा रही है। तो इसमें अच्छा ही है कि हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इसको लेके आ जाएं और इसको एड्रेस करें एज एन एसेट क्लास, इसको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन में लेके आए ताकि वो बाध्य रहें जो लोग इसको करते हैं। अब देखिए, भारत में एक बहुत अजीब केस हुआ कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहा था। पहले उन्होंने कहा हम सब्सिडरी हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज के, और फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज ने उनसे हाथ धो दिया जब ईडी उनके घर पहुंच गई और पकड़ा उन्होंने कि आपने इस तरह का दुष्कार्य किया है। तब वो इंटरनेशनल एक्सचेंज कहता है जी ये मेरे तो सब्सिडरी है नहीं, तब तक इसका नाम यूज कर रहे थे ये। और एक साल पहले याद करिए कितने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, कितने सेलिब्रिटी सब कह रहे थे भाई क्रिप्टो ही है अगले आगे आने का फाइनेंशियल तरीका। अब वो सब भी गायब हो गए। तो ये हमें देखना है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ये आघात ना करे, लोगों के पैसे बचे रहें, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जो आप इंप्लीमेंट कर पाए। अगर भारत अकेला ले भी आता है उसमें कुछ नहीं होगा। अमेरिका जैसा सक्षम देश FTX को नहीं बचा सका, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का घोटाला हो गया FTX एक्सचेंज में अमेरिका के नाक के नीचे। तो ये एक देश को कर पाना बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा G20 के शुरुआत में भारतीय अध्यक्षता के कि हम चाहेंगे कि एक ग्लोबल एटलीस्ट एक मिनिमम बेस बने रेगुलेशंस का। जिस तरह आप ड्रग पेडलर को अपने नहीं आने देते, जिस तरह आप टेररिस्ट को नहीं आने देते, वैसे ही अनरेगुलेटेड क्रिप्टो को आप हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग करना मत अलाउ करिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। भारत ने यह जरूर कहा कि एक देश के बस की यह बात नहीं है, यह बड़ी व्यावहारिक बात है, लेकिन एक देश कौन इनिशिएटिव लेगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। और इसमें आप देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि G20 का यह बड़ा महत्वपूर्ण और शीर्षस्थ एक तरह से उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि भारत ने यह पहल की। इंडियन G20 प्रेसिडेंसी में IMF और FSB, जिसने ये सिंथेसिस पेपर बनाया है, इसकी रिक्वेस्ट हमने ही दी, हमने ही कहा, बार बार अलग अलग ग्लोबल फोरम्स पे दिया। और मुझे याद है कुछ दिन पहले जब FM और सेंट्रल बैंक्स का जो फिनेंस ट्रैक जिसे कहा जाता है G20 का, उस ट्रैक की एक बड़ी महत्वपूर्ण जब बैठक हुई थी, इसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने थैंक्स कहा था इंडिया के लिए कि आप कम से कम प्रायोरिटी बेसिस पे इसको G20 में ला तो रहे हैं। शुरू में जैसा हम बता रहे थे कि कुछ देशों ने नानुकुर करी, लेकिन अब एक ग्लोबल फ्रेमवर्क आ चुका है। इनफैक्ट इस पर सबकी सहमति बनना बड़ा जरूरी, लेकिन एक इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी था। लेकिन बग्गा सर, मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें दिख रही है, बिना डेटा के कोई भी मुकम्मल तौर पर नहीं कह पाएगा कि कितना थ्रेट है। और ये भी खास तौर से जो स्टॉक्स ऑफ क्रिप्टो है, पेमेंट
कहाँ कहाँ हुआ, किस टाइप में हुआ, किस सेक्टर में हुआ, काउंटर पार्ट कंट्रीज कौन सी थी, ये डेटा इकट्ठा करना बड़ा जरूरी है। अभी सिंथेसिस पेपर कह रहा है सर कि IMF 2025 तक ये डेटा जुटाएगा, उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी IMF को दी गई है। ये 2025 तक डेटा जुटाना, इस पीरियड में वो इंडस्ट्री से भी बात करेगा, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? डेटा जब आ जाएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी सर? जी बिल्कुल। और देखिए दीपक जी, ये हुआ था ब्लूमबर्ग पे जब उन्होंने लाइव एक लॉन्च कर दिया था क्रिप्टो कॉइन, और $1 लाख में आप लॉन्च करना तो कुछ $1000 में आप बना सकते हैं, और $1 लाख उन्होंने लगाया सोशल मीडिया में उसको एडवर्टाइज करने में, और इतने लोग आके खरीद दिए। तो ये बहुत हो रहा था कि लोग लगभग 20,000 इस तरह के क्रिप्टो कॉइन एक टाइम पे आ गए थे कि आप ओवरनाइट लॉन्च करिए, लोगों से लीजिए, उसको आप खरीद बेचकर ऑपरेटर की तरह उसको प्राइस रिगिंग करिए और फिर पैसे लेके भाग जाइए, लोगों के हाथ में कुछ नहीं होगा। इसमें कोई कैश फ्लो नहीं है, इसमें कोई फंडामेंटल नहीं है। ये जो लोग कह रहे थे कि फिएट करेंसी, मतलब जो सेंट्रल बैंक्स की होती है करेंसी, उससे हम एक और विकल्प ऑफर कर रहे हैं, वो भी नहीं दिखा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कोरिलेशन भी हो गया रिस्क एसेट। जो बाकी रिस्क एसेट जब गिरते हैं, क्रिप्टो भी गिर जाता है। और चरम सीमा से, नवंबर 2021 की चरम सीमा से 60% बिटकॉइन, जो सबसे आप कह सकते हैं विकसित क्रिप्टो है, वो 60% अभी भी गिरा हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी वॉलेटिलिटी कम हो गई मार्केट से। तो वही मैं कह रहा हूं कि आम नागरिक के लिए इसमें कुछ नहीं था। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने शौकीना तौर पे कुछ ले लिया, कॉर्पोरेट्स ने बहुत कम, ऐसे कॉर्पोरेट से टेस्ला हो गया, ब्लॉक हो गया, माइक्रो स्ट्रैटेजी हो गया, इन्होंने खरीदा। इवन यहां तक कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने बोला कि भाई आप इसको इंटेंजिबल में रखिए। तो आपके पास दीपक जी अगर ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, उसको आप लाइफ लॉन्ग रखते हैं, उस तरह से आप इसको रखिए। अगर इसकी कीमत गिरी तो आपको उसको मार्कडाउन करना पड़ेगा। अगर उसके बाद कीमत बढ़ती है, जब तक आप इसकी सेल नहीं करते, आप इसको मार्क टू मार्केट नहीं कर सकते। तो अभी 2 दिन पहले ही FASB ने एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इजाज किया है, फिर से 2025 में ही आएगा, कि आप मार्क टू मार्केट करेंगे अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और आप क्रिप्टो होल्ड कर रहे हैं, तो कुछ पब्लिकली अवेलेबल वैल्यूएशन के बेसिस पे आप इसको मार्क टू मार्केट करेंगे और निवेशकों को बताएंगे कि आपका लॉस क्यों हुआ और आपका गेन्स क्यों हुआ। तो काफी पेचीदा मामला है, टेक्नोलॉजी विकसित है, और ये लोग डर भी बना रहे थे कि अगर आप नहीं अलाउ करेंगे, आप ब्लॉकचेन के सारे फैसिलिटीज से आप वंचित रह जाएंगे, आपका देश पिछड़ जाएगा। भारत ने तो ब्लॉकचेन, डीफाई सब कर दिया। UPI हमारा देखिए 10 बिलियन, मतलब 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन महीने के हम कर रहे हैं दीपक जी। तो ये भी कुछ नहीं था। यही प्रॉब्लम है कि अगर आप प्लेयर्स को अंपायर बना देंगे तो वो तो आपको बिल्कुल गुमराह करेंगे। यही हो रहा था, जो प्लेयर्स थे जिनके पैसे बन रहे थे वही गुमराह कर रहे थे। अब रेगुलेटर्स कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप कोशिश कर रही है कि इसको एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में लाया। बिल्कुल आपने सही कहा, और बिल्कुल आपने UPI का हवाला भी दिया। स्वाभाविक रूप से 10 बिलियन का तो हमने लक्ष्य हासिल किया, 30 बिलियन का जो हमारा लक्ष्य था उसको भी बढ़ा दिया हमने, 100 बिलियन अब अपने लक्ष्य कर दिया है। तो हमने तो कभी नहीं कहा, और हमने साफ साफ कहा कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी है, उससे हमें परहेज नहीं है। और बिल्कुल सही कहा सर ने, उसको तो हमने आत्मसात कर लिया। सिर्फ जो मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क्स थे, जो सिक्योरिटी रिस्क्स थे, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनसे जुड़े हुए जो रिस्क थे, हम उनको मिनिमाइज करना चाहते हैं। निवेशक का ध्यान हम चाहते हैं कि उसके निवेशकों के सुरक्षित हो और इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो। इसमें हम कामयाब हासिल हुए। तकनीक से हमारा कोई परहेज नहीं है, तकनीक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। थैंक यू सो मच अजय भगत सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत ही अच्छा विश्लेषण रहा आज का भी। एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच।
ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कूटनीति का सूत्र वाक्य एकदम स्पष्ट है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भारत का देश हित हमेशा ऊपर रहे। G20 में भी ऐसा ही होगा। इस वक्त ग्लोबल मीडिया में ऐसी चर्चा चल रही है कि G20 दिल्ली समिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा जैसा होगा, जिसमें मौजूद देशों को एक साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल होगा। यह भी संभव है कि जरूरी मुद्दों पर G20 के सदस्य देश सहमत ना हो। दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक इवेंट को लेकर चुनौतियां चाहे जो भी हो, एक बात तय है कि इस कूटनीतिक परीक्षा में भारत की जीत तय है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक इवेंट में भारत के सामने बड़ा चैलेंज है। G20 इस समय दो गुटों में बटा हुआ है। एक तरफ जिनपिंग पुतिन है और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी, और इन दोनों के बीच कूटनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में हो रहे G20 समिट में भारत की कूटनीतिक परीक्षा होगी, जिसमें चीन और अमेरिका के गुट एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मेजबान भारत पर दोनों गुटों को साथ लेकर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है। सबसे पहले समझिए कि भारत इस मंच का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, यानी G20 की प्रेसिडेंसी से भारत को क्या फायदा होगा। 9 सितंबर को जब दिल्ली में भारत मंडपम में G20 के लीडर्स की बैठक होगी, तब पीएम मोदी भारत के डिजिटल विकास की कामयाबी दुनिया के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर दुनिया के सामने यूपीआई और आधार की सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं। दुनिया के कई देश इसे अपना सकते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स में भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है। यानी G20 से भारत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो भविष्य में भारत की कामयाबी का रास्ता बन सकता है। G20 समिट में भारतीय कूटनीति की जीत होना तय माना जा रहा है। उसकी वजह है यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका रूस के साथ भारत के संबंध। दोनों सुपर पावर्स की एक दूसरे से दुश्मनी और भारत के साथ दोस्ती है। देश को भरोसा है कि पीएम मोदी इस मंच पर भी देश हित को सबसे ऊपर रखेंगे। इसी मौके पर भारत अमेरिका दोस्ती का नया चैप्टर शुरू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल दिल्ली पहुंचेंगे। ये उनका पहला भारत दौरा है। G20 में दुनिया का जमघट लगने वाला है, पर दुनिया के देशों की भीड़ में भारत का देश हित सबसे ऊपर रहेगा। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी बिजनेस पर आप G20 से जुड़ी हुई हमारी मेगा कवरेज देखेंगे। बहुत ही खास हमने इसके लिए तैयारियां भी की हैं और बीच बीच में हम आपको G20 से जुड़ी हुई तैयारियों का झलकियां भी दे रहे हैं। और इसी के तहत दुनिया का कल्चरल कॉरिडोर एक बनाया गया है भारत मंडपम में। और भारत मंडपम में G20 के 20 देशों के साथ 9 मेहमान देश भी जो हैं उनकी संस्कृतियों की झलक दिखाई देगी। यहाँ दूसरे देशों की सांस्कृतिक विरासत भी दिखाई देगी और उनकी जो पहचान है उसको डिजिटल तरीके से बड़े भव्य रूप में दिखाया जाएगा, ताकि हमारी जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम की वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। G20 के ऐतिहासिक सम्मेलन में पूरी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगी। G20 के मेहमान न सिर्फ भारत बल्कि अपने देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक का दीदार प्रगति मैदान के इस कन्वेंशन सेंटर के भारत मंडपम में बने कल्चरल कॉरिडोर में कर सकेंगे। 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन पहली बार G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई देशों ने कुछ खास भारत के लिए भेजा है। विश्व एक परिवार और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले भारत के इस सांस्कृतिक मुहिम में मेहमान देशों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारत मंडपम के कल्चरल कॉरिडोर में मोनालिसा की पेंटिंग से लेकर पाणिनि अष्टाध्यायी तक देखने को मिलेगी।
अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने पाणिनीय अष्टाध्यायी को जगह दी है। इसके साथ ही ऋग्वेद को यहाँ पर भारत पूरी दुनिया को दिखाएगा। भारत ऋग्वेद के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को जोड़ना चाहता है, यह दिखाना चाहता है कि कैसे भारत लोकतंत्र की जननी है। कल्चरल कॉरिडोर में न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक बल्कि मेहमान देशों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी होंगे। इन धरोहरों को फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट में मेहमान देख सकेंगे। कोशिश कुछ ऐसी है जिससे कि जब शिखर सम्मेलन के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि मीटिंग हॉल के लिए आगे बढ़ेंगे तो उन्हें ये सब कुछ दिखेगा। आज से पहले जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें कहीं भी इस तरह से कल्चर कॉरिडोर नहीं बनाया गया जिसमें उन सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को जगह मिले। तो भारत अपना एक ये अनूठा प्रयोग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G20 के जरिए जो उनका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, उसको पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के सर्वोच्च नेताओं का दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुका है। अगले 3 दिनों तक विश्व के इन सबसे ताकतवर नेताओं की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाया गया है। दिल्ली के चारों तरफ 360 डिग्री का एक अदृश्य घेरा मौजूद है। दिल्ली के जिन होटलों में G20 के लीडर्स मौजूद रहेंगे वहीं पर गोला बारूद का भंडार भी होगा ताकि किसी आतंकवादी हमले के दौरान कमांडो टीम के लिए हथियारों की सप्लाई में कमी ना हो। यानी टेरर अटैक से निपटने के लिए कमांडो तो तैनात हैं ही, उनके लिए जरूरी हथियारों का भंडार भी आयोजन स्थलों और होटलों में ही बनाया गया है। ये तैयारियां इसलिए की गई हैं ताकि अगर किसी इमारत में आतंकवादी घुसकर बैठ जाएं तो उनसे मुकाबले के समय सुरक्षा बलों को किसी चीज की कमी ना पड़े। अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उससे निपटने के लिए जरूरी हर साजो सामान उसी जगह पर मौजूद रहेगा। तैयारी ऐसी है कि कोई छोटा मोटा युद्ध बड़े आराम से लड़ा जा सकता है। सेना की इंजीनियरिंग कोर की एंटी सैबोटाज टीम और बम निरोधक दस्ते हर महत्वपूर्ण जगह पर तैनात किए गए हैं। इनकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण जगहों पर विस्फोटकों की तलाश करना और विस्फोटक मिलने पर उसे सुरक्षित तरीके से बेअसर करना है। पूरी दिल्ली में सेना और वायुसेना ने महत्वपूर्ण इमारतों के ऊपर और गाड़ियों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस गाड़ियां दिल्ली में अलग अलग जगहों पर घूमती रहेंगी ताकि ड्रोन के जरिए किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। दिल्ली को आसमानी हमले से रोकने के लिए कई 100 किलोमीटर दूर तक राडारों की सीरीज है जो आसमान में मौजूद हर गतिविधि पर नजर रखेगी। जमीन पर लगे राडार के अलावा वायुसेना के अवाक्स विमान आसमान में घूमकर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नजर रखेंगे। दिल्ली के करीब मौजूद एयरबेस पूरी तरह एक्टिव होंगे, जहां से कुछ मिनटों में ही फाइटर जेट्स आसमान में पहुंचने के लिए तैयार खड़े हैं। कुछ फाइटर जेट्स इस दौरान लगातार दिल्ली के करीब आसमान में भी गश्त लगा रहे होंगे। G20 समिट के करीब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और MR-SAM मिसाइल सिस्टम तैनात है जो आसमान से आने वाले हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यूपीआई पेमेंट सिस्टम में एक नई क्रांति हुई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने यूपीआई में कई अहम फीचर्स लॉन्च किए हैं। अब क्रेडिट ऑन यूपीआई के जरिए बैंक ग्राहकों को छोटे मोटे लोन भी दे पाएंगे। साथ ही NPCI ने ग्राहकों के लिए यूपीआई ATM और हेलो यूपीआई जैसी यूनिक सुविधाएं भी पेश की। ये डिजिटल पेमेंट की क्रांति का दौर है, तभी तो देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी सफलता को देखते हुए इसे जारी करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने इसे लेकर कई और नए फीचर्स पेश किए हैं। इसमें क्रेडिट ऑन यूपीआई फीचर, यूपीआई ATM के साथ साथ हेलो यूपीआई जैसे प्रोडक्ट पेश किए गए हैं। जाहिर है इससे यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करना तो आसान होगा ही, साथ ही इसकी लोकप्रियता और दायरे में और विस्तार होगा। सबसे पहले यूपीआई के उस फीचर की बात करते हैं जो यूपीआई के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये फीचर है क्रेडिट ऑन यूपीआई, यानी अब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी आप अपने मोबाइल फोन के जरिए किसी को छोटे मोटे पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए बैंक आपको कर्ज देगा,
ये फीचर प्री अप्रूव्ड लोन की तरह काम करेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड की तरह ही कस्टमर को खर्च करने के लिए बैंक की ओर से एक अमाउंट की एक निर्धारित लिमिट दी जाएगी। इसके बाद ही कोई कंज्यूमर इस सुविधा का फायदा उठा सकेगा। देश के करीब सभी प्रमुख बैंक इस फीचर से जुड़ चुके हैं। इनमें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, PNB, SBI और ICICI बैंक शामिल है। वहीं एक और नए UPI ATM फीचर के तहत ATM से बगैर डेबिट कार्ड के भी पैसे निकाले जा सकेंगे। UPI के जरिए कैश निकालने के लिए ATM पर अमाउंट चुनना होगा। चुनी हुई राशि से जुड़ा UPI QR कोड दिखाया जाएगा। उस QR कोड को अपने मोबाइल के UPI ऐप से स्कैन करना होगा और UPI पिन डालना होगा। प्रक्रिया पूरी होते ही ATM से कैश निकल जाएगा। इसके लिए जिस ATM का इस्तेमाल हो रहा है वो इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा से लैस होना चाहिए। नए फीचर्स में हेलो UPI को भी काफी अहम माना जा रहा है। इसमें ऐप, फोन कॉल के जरिए बोलकर UPI पेमेंट किया जा सकता है। अभी ये फीचर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में काम करेगा, लेकिन जल्द ही ये फीचर देश की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध किया जाएगा। अभी इस तरह के पेमेंट की लिमिट 100 रुपए रखी गई है, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल तो 2016 में शुरू हुई UPI की सुविधा महज 7 साल में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। NPCI के आंकड़े के मुताबिक साल 2022 में UPI के जरिए करीब 126 लाख करोड़ रुपए के 74 अरब से अधिक के लेन देन हुए, जबकि 2021 में UPI से 71.5 लाख करोड़ रुपए के 38 अरब से अधिक लेन देन हुए थे। अब इसमें नए फीचर्स के जुड़ने से इन आंकड़ों में और उछाल देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सुबह सपाट शुरुआत के बावजूद बाजार के प्रमुख इंडेक्स अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। बाजार में लगातार 5वें दिन खरीदारी दर्ज हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 385 अंक चढ़कर 66,265 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 116 अंकों की उछाल के साथ 19,727 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी करीब 470 अंकों की बढ़त के साथ 66,265 के स्तर पर क्लोज हुआ। वरुण दुबे बताएंगे दिन भर का एक्शन। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेत और वीकली एक्सपायरी के बीच आज हमारे बाजार में काफी बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन देखने मिला। ओवरनाइट ग्लोबल संकेत जो थे वो कमजोर थे। इसके जब हमारी शुरुआत हुई थी बाजार की तो थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ थी, लेकिन उसके बाद देखिए दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतरीन स्मार्ट रिकवरी देखने मिली निचले स्तर से। और इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तर पे जाके हमारे मार्केट जो है वो बंद हुए हैं। इसमें सबसे अच्छा योगदान, सबसे बड़ा योगदान जो था वो खासकर अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से देखने मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए 1% से ज़्यादा के गेंस जो है वो देखे गए। और छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स में तो लगातार खरीदारी जो है वो देखने मिल ही रही है। आज भी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उन्होंने लाइफ हाई बनाया है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक, SBI बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो आज लीड करते हुए नजर आए। इसके अलावा SBI लाइफ में खरीदारी थी। वहीं दिग्गज L&T में अगर आप देखेंगे तो 4-4.5% के आसपास के बेहतरीन गेंस देखने मिले। लूजिंग एंड पे अगर आप देखेंगे तो खासकर FMCG स्टॉक्स थे और उसमें भी टाटा कंज्यूमर लीड करता हुआ, क्योंकि हल्दीराम को जो खरीदने की खबर थी उसका इस कंपनी ने खंडन किया। उसके बाद देखिए स्टॉक में अच्छा खासा दबाव देखने मिला। इसके अलावा M&M, ब्रिटानिया, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स से जो थोड़े बहुत गिर रहे थे। फोकस में पूरा का पूरा PSU स्पेस था। सारे के सारे PSU कंपनियां जो है वहाँ पे तेजी देखने मिली। खासकर शिपिंग कंपनियां, शिपयार्ड कंपनीज में तेजी थी। कोचिन शिपयार्ड को देखिए गजब की तेजी यहाँ पे देखने मिली। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कोल इंडिया में अच्छे खासे गेंस देखने मिले आज। इसके अलावा यूनाइटेड बेवरेज खबरों के चलते यहाँ जो नए MD अपॉइंट हुए उसका इम्पैक्ट देखने मिला और स्टॉक में आज गजब की तेजी थी। वहीं टॉप गेनर्स में अगर आप देखेंगे तो फिर एक बार माजगाडॉक था, IRB इंफ्रा, IRFC रेलवे स्टॉक्स में फिर से तेजी देखने मिली और वैरॉक इंजीनियरिंग में भी अच्छे खासे गेंस थे। मिड कैप लूजर्स में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, APL, अपोलो, पूनावाला फिनकॉर्प, NCC जैसे काउंटर से जहां पे थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला। तो एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज हमारे बाजार में देखने मिला है। खुले कमजोरी के साथ थे, लेकिन दिन के दौरान जिस तरह से मार्केट में रिकवरी आई है और काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी। और निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो दिन के हाइस के आसपास जाके हमारे मार्केट बंद हुए हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन थे। आगे बढ़ते हैं। त्योहारी सीजन में घरों की डिमांड कैसी है और किस तरह के घर ज्यादा डिमांड में हैं, ये बताएंगे अरमान। देखिए, रियल एस्टेट पर आपको फोकस रखना है। लगातार हम बता रहे हैं कैसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स की जो है वहां पर डिमांड बढ़ी रही है।
आप टॉप प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा जो बात करें, वहाँ पर फेस्टिवल सीजन में लगभग 15 से 20% के आसपास की जो है बिक्री की उम्मीद है। अब बिक्री की उम्मीद तो है ही सही, डेफिनेटली उस हिसाब से अगर आप देखें अभी जो इंक्वायरीज हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी है। अगर आप अप्रैल से जून के महीने की बात करें तो वहाँ पर प्रॉपर्टी डिमांड में लगभग 20% के आसपास की तेजी थी, और ये तो वाई अगर आप क्यों देखें तो वहाँ पर भी 5% के आसपास की तेजी थी। और अभी की अगर आप बात करें जिसमें बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में ज़्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है वहाँ पर भी जारी रहने का अनुमान है। अब कौन से सेगमेंट्स की अगर आप बात करें, अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में तो आपको जो डिमांड है वो स्टडी है ही सही, पर लग्जरी प्रोजेक्ट की अगर आप बात करें तो वहाँ पर ज़बरदस्त डिमांड जो है वहाँ पर रहने का अनुमान है। हमेशा ऐसा होता है कि आप त्योहारी सीजन जैसे ही आते हैं डिमांड बढ़िया रहती है तो और कंपैरेटिवली आपको डिस्काउंट जो है वो भी आते हुए दिखते हैं, पर इस बार डिमांड इतनी रोबस्ट है तो मानना ये है कि जो डिस्काउंट्स है शायद कंपनियां वो डिस्काउंट्स भी जो है ना देती हुई दिखे। और इसी के चलते आप कई सारे जो अगर आप देखेंगे कई सारी कंपनियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी इस फेस्टिवल सीजन में लॉन्च होने वाले हैं। तो नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, अच्छा डिमांड बढ़िया है और आपको लगभग 15 से 20% की डिमांड जो है वो अच्छी आती हुई दिख रही है। और स्पेसिफिकली लग्जरी प्रोजेक्ट्स में आपको बढ़िया डिमांड लग रही है, इसीलिए आपको रियल एस्टेट सेक्टर पे आपको खास फोकस रखना है। अब आप अपनी स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, की चेन या फिर ज्वेलरी के इस्तेमाल से भी पेमेंट कर सकते हैं। एनपीसीआई लेकर आया है स्मार्ट पेमेंट गैजेट्स, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता एकता सूरी ने। अपने आप में पेमेंट करने के मामले में एक रेवोल्यूशन है, लेकिन एनपीसीआई जिन्होंने यूपीआई को बनाया है वो एक और क्रांति लेकर आए हैं। आपके ग्लैमर और आपके फैशन और पर्सनालिटी का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे डिवाइसेस लेकर आए हैं जिन्हें आप पहनिए अपने ग्लैमर कोशेंट के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए, और उनके इस्तेमाल से पेमेंट कीजिए। फोन को बाहर मत निकालें अपने बैग से या अपनी पॉकेट से, कार्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। चलिए मैं आपको डेमो देती हूँ। मसलन ये एक ट्रे है, इसमें आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच है, रिंग है, जाजी स्टिकर्स हैं जो आपके फ़ोन के पीछे आप चिपका सकते हैं, की चेन्स हैं, फिटनेस बैंड है, इन सब के इस्तेमाल से अब पेमेंट होगी। कैसे, मैं आपको डेमो दे रही हूँ। मसलन किसी दुकान में आप गए, जैसे आप कार्ड स्वाइप करते हैं या कार्ड को टैप करते हैं, ठीक उसी ही मशीन पर आपको कुछ नहीं करना, बस टैप करना है। देखिए पेमेंट हो गई। ये तो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात। ऐसे ही ऑफलाइन भी ये डिवाइसेस काम करेंगे। आप ट्रेन में चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो में हैं, बस में हैं, वहाँ पर भी ये एनसीएमसी जो है ये डिवाइसेस काम करेंगे आपकी टिकट खरीदने के लिए। आपको करना क्या है, काउंटर पे जाकर अपने इन डिवाइसेस को इनेबल करवाना है। अब ये डिवाइसेस आप कहाँ से खरीद सकते हैं? बैंक की वेबसाइट पर खरीद सकते हैं, बैंक आपको गिफ्ट दे सकते हैं अगर आप एक एक्सट्रीम कस्टमर हैं, उनकी वेबसाइट, उनकी ऐप पर आपको डिस्काउंट पर मिल सकते हैं, या फिर एनपीसीआई ने भी कुछ कंपनीज के साथ टाई अप किया है। मसलन ये जो रिंग है वो 7 रिंग्स करके एक कंपनी बना रही है, वहां पर जाकर हम प्लेटफॉर्म्स पर आप ये डिवाइसेस खरीद सकते हैं। यानी कि पेमेंट सिस्टम में दिन ब दिन रेवोल्यूशन हो रही है, इवॉल्व कर रहा है ये सिस्टम, और अब हमारी पर्सनालिटी और फैशन से भी मैच करेगा। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। कुछ खबरें खेल जगत से। विश्व कप 2023 का 5 अक्टूबर से आगाज होगा और इसके लिए कई देशों ने टीम की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में नीदरलैंड्स का नाम भी जुड़ गया है। नीदरलैंड्स ने स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी वाली टीम में अनुभवी खिलाड़ियों को जगह दी है। टीम ने रोलोफ वैन, डेव मेरवे और कॉलिन एकमैन को शामिल किया है। विश्व कप में इस बार नीदरलैंड्स का पहला मैच पाकिस्तान से है जो 6 अक्टूबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 में सुपर 4 स्टेज से पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। बांग्लादेश 38 ओवरों में 193 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने 39.3 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से इमाम उल हक ने 78 रन और मोहम्मद रिजवान ने 63 रनों की शानदार पारी खेली, अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। बांग्लादेश की ओर से मुशफिकुर रहीद ने 64 रन और शाकिब अल हसन ने 53 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुआवजे की मांग की है। पीसीबी का तर्क है कि बारिश की वजह से एशिया कप के मैचों के टिकट की बिक्री कम हुई। पीसीबी चेयरमैन जका अशरफ ने एसीसी को भारत और नेपाल के बीच खेले गए मैच के टिकटों की कम बिक्री होने का हर्जाना मांगा है। एसीसी चेयरमैन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हैं। आपको बताएं कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, पर भारत
कि पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार के बाद हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप का आयोजन हो रहा है। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में नहीं चुने गए स्पिनर यजुवेंद्र चहल काउंटी चैंपियनशिप में खेलेंगे। उन्होंने कैंट के साथ करार किया है, वही नॉटिंगमशायर और लंकाशायर के खिलाफ घरेलू मैदान पर कैंट के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं समरसेट के खिलाफ अवे मैच के लिए भी टीम के साथ रहेंगे। काउंटी क्लब कैंट की ओर से जारी बयान में यजुवेंद्र चहल ने कहा कि इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खेलना उनके लिए एक रोमांचक चुनौती है और इसका इंतजार कर रहे थे। यूएस ओपन में बुधवार को डेनियल मेदवेदेव ने रूसी खिलाड़ी एंड्री रुबलेव को 6-4, 6-3, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। दोनों खिलाड़ी गर्मी की वजह से कोर्ट पर परेशान दिखे। 33 डिग्री तापमान के बीच 2 घंटे 45 मिनट तक मैच खेला गया। मेदवेदेव को सांस लेने में भी दिक्कत हुई। उन्होंने 2 बार मेडिकल टाइम आउट लिया, इसकी वजह से मैच रुका रहा। वहीं तीसरे सेट के दौरान मेदवेदेव ने कैमरे में आकर कहा, आप किसी एक खिलाड़ी को यहां मरते हुए देखेंगे। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें।